पहले रियल नंबर्स देखते हैं क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है। जैसे कि मुझे चेक करना 4 एक रियल नंबर है या नहीं, तो मैं इसका स्क्वायर कर लूंगा। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 16 कैसा पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब 4 क्या था रियल नंबर। मुझे -2 को चेक करना है रियल है या नहीं है, तो -2 का स्क्वायर करा, तो -2 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर कैसे होता है, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 आएगा। तो ये भी क्या है एक रियल नंबर है। तो जिन नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है उनको हम क्या बोलते हैं रियल नंबर्स। तो कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आता है, जैसे √-3 है। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारे पास -3, यानी √-3 का स्क्वायर नेगेटिव आया है, तो ये हमारा रियल नंबर नहीं है। हालांकि इसको 11th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये पढ़ना था कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव। इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर आ जाते हैं हमारे 1 2 3 4 है ना, और रैशनल इरेशनल, इरेशनल आगे पढ़ लेंगे अब, ठीक है। तो रियल नंबर आपको समझ आ गया, जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है वो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिंपल सी थ्योरम है। ये एक थ्योरम ये कहते हैं कोई कंपोजिट नंबर है हमारे पास, क्या है एक कंपोजिट नंबर, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या फिर प्राइम्स। जैसे कि मान लो एक कंपोजिट नंबर लिया मैंने 36। कंपोजिट नंबर बता रहे हैं क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, है ना, और जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम होते हैं। जैसे 36 है, ये कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर है तो 36 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं 36 के प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इसको कहा। 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 9 4 18, 3 3 4 9, 3 1 3। तो 36 की प्राइम फैक्टर में क्या क्या मिले 2 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्राइम फैक्टर्स हो गए। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है ना, ऐसे ही हमने 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिख दिया। तो बस यही है फंडामेंटल थ्योरम। और क्या है, ये जो फैक्टर्स होंगे ये यूनिक होंगे, ठीक है, यानी इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं होंगे जिनका प्रोडक्ट 36 आता होगा, ठीक है। तो 36 को ये हमने लिख दिया इसमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं एवरी कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ as the product of primes, या फिर फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हो ना, एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन या फिर दिस प्रोडक्ट इज यूनिक। प्रोडक्ट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। यूनिक से क्या मतलब, जैसे 36 के फैक्टर है 2 2 3 3, तो और कोई ऐसे प्राइम नंबर नहीं होंगे जिनका प्रोडक्ट 36 से आता होगा, ठीक है। तो ये यूनिक है। हालांकि देखो इसको अगर कोई ऐसे लिखेगी 3 2 3 2, तो ये और ये सेम माना जाएगा, ठीक है, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, है ना। तो यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी इसको हम दो अलग अलग फैक्टराइजेशन नहीं बोलेंगे, ये दोनों सेम ही माने जाएंगे, क्योंकि 2 बार 2 2 बार 3 इसमें है, 2 बार 2 2 बार 3 इसमें है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द order in which they are, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें लिखा कंसीडर द नंबर्स 4 raised to the power n where n is a natural number। इस लाइन का क्या मतलब है, 4 की पावर n, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, यानी n1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है और n3 भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं कह रहा है n की नेचुरल नंबर के लिए चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की किसी वैल्यू के लिए, मतलब 1 2 3 4 या n की किसी भी वैल्यू के लिए 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0, क्या उसके एंड में कभी 0 आएगा। जैसे 4 की पावर 1 को मैं सोल्व करूं तो 4 ही आएगा, यूनिट डिजिट क्या है इसकी 4 ही है। 4 की पावर 2 को सोल्व करेंगे 16 आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी। 4 की पावर 3 को सोल्व करोगे
3 बार 4 4 जा 16 16 4 जा 64 यूनिट डिजिट क्या आएगी 4। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम ऐसे 4 की पावर करते जाएं तो किसी पावर के लिए क्या कभी यूनिट डिजिट 0 आएगी। ठीक है, तो देखो यूनिट डिजिट 0 आएंगे यानी जिस जिस नंबर की यूनिट डिजिट 0 होती है, जैसे कि मान लो 500 ले, अगर यूनिट डिजिट 0 है इसका मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है हमेशा, है ना। क्योंकि जो 0 बनती है जैसे 10 है, 10 किससे से मिलकर बना होता है, यानी 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 और 5 होते हैं। यानी कोई भी नंबर अगर जिसकी यूनिट डिजिट 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, अब इस नंबर को देखते हैं ये 5 से डिविजिबल कभी होगा या नहीं होगा। 4 की पावर n को देखते हैं, तो देखो जब 4 की पावर n हम लिखते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है और ऊपर पावर कितनी लगा दी। अब हमने ये सीखा हुआ कि जब 2 पावर होती है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 की पावर 2n हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2n का मतलब क्या है कि जब 4 की पावर n के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 ही मिलेगा हमें, केवल प्राइम फैक्टर्स में क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा केवल, है ना। देखो 2 की पावर 2n का मतलब जैसे 2 की पावर 4 तो 2 को कितनी बार लिखेंगे 4 बार। 2 की पावर 7 होता है, 2 को कितनी बार लिखेंगे 7 टाइम्स। ऐसे 2 की पावर 2 है ना तो 2 को ही तो 2 की पावर 2n टाइम्स लिखेंगे। यानी कभी भी इसके प्राइम फैक्टर में 5 आएगा ही नहीं, और 5 नहीं आएगा इसका मतलब यूनिट डिजिट कभी 0 होगी ही नहीं। इसका मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए 4 की पावर n से हमें यूनिट डिजिट 0 नहीं मिलेगी। तो देयर इज no value of n for which 4 की पावर n ends with 0। ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें लिखा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन हम सीख चुके हैं, अब उस मेथड का यूज करके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 और 20 के हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 के प्राइम फैक्टर को हमें पता है 2 into 3, लिख दिया 6 को ऐसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, ऐसे 20 को लिख सकते हैं हम। 20 को आप ऐसे करके फैक्टर हो गए 2 0 2 0 0 2 फैक्टर 10 और फिर से 5 यानी 20 के जो फैक्टर मिले वो हमें क्या मिले 2 into 2 into 5। फिर मैं से बोल सकता हूँ 2 कितनी बार है 2 की पावर 2 into 5। ठीक है, ये 6 के फैक्टर हो रही है 20 के फैक्टर है। जब एचसीएफ निकालना होता है, जब क्या निकालना होता है एचसीएफ, ठीक है, तो क्या करना आपको जो कॉमन नंबर है ना उसकी लीस्ट पावर लिखनी है। इस बात का क्या मतलब है, जैसे देखो 6 के फैक्टर है 2 और 3। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है हमें 2 दिख रहा है, इधर 2 की पावर 1 है इधर 2 की पावर 2 है, तो आपको कौन से वाली लेनी है लीस्ट वाली लेनी है, यानी छोटे वाली लेनी है। ठीक है, और कुछ तो कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ का काम बस इतना ही है। दोबारा समझो क्या बोला है, फैक्टर लिखे दोनों के, उसके बाद क्या करना है जो जैसे 2 फैक्टर दोनों का, इसका भी फैक्टर है इसका भी फैक्टर है, उसमें से 2 की पावर 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो छोटे वाली पावर क्या है 1 है, तो वो आपको एचसीएफ में लिख देनी है, आज एचसीएफ हो जाएगा वो। ठीक है, अगर कुछ और भी कॉमन होता है, सपोज करो जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की पावर जैसे सपोज करो यहाँ 3 की पावर 3 होती है, यहाँ 3 की पावर 2 आ रही होती है इसके फैक्टर्स में। ठीक है, तो अब हमें 3 भी कॉमन है ना दोनों में, तो उनमें से कौन सी वाली लेनी है छोटे वाली पावर, तो 3 की पावर 2 भी मल्टीप्लाई में आ जाता। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब एचसीएफ हो चुका है, एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लेनी है, और एलसीएम में कॉमन हो या ना हो सारे फैक्टर लेने हैं। जैसे 2 को देखो, अगर कॉमन है तो उनमें से बड़े वाली पावर ले लो, जैसे 2 कॉमन है तो इनमें से बड़े वाली पावर कौन सी ये वाले, और जो कॉमन नहीं है वो लिखने हैं ऐसे 3 भी लिख दिया 5 भी, है ना। जैसे अगर मैं दोबारा एग्जांपल लूं और यहाँ 3 की पावर 3 होता है, यहाँ पे 3 की पावर 2 होता, तो 3 कॉमन है ना, तो इनमें से बड़े वाली ले लो पावर। अगर कॉमन है तो बड़े वाली पावर लो, नहीं तो फिर लिखना तो है ही। जैसे 3 है एक ही बार है ना तो लिखना पड़ेगा आपको, 5 एक ही बार है ना लिखना पड़ेगा। अगर दोनों में होता तो बड़े वाली पावर ली जाती, जैसे 2 दोनों में था तो बड़े वाली पावर लिखी हमने। ठीक है, अब 3 दोनों में नहीं है तो ऐसे कैसा लिख दो, 5 दोनों में नहीं है तो ऐसे कैसा लिख दो, तो आपका एचसीएफ बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 2 करोगे 4 4 3 12 12 5 60, तो एलसीएम आएगा 60 और एचसीएफ आएगा 2। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये बुक में नहीं है। देखो मान लो हमें 80 और 144 इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो पहले दोनों के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 80 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 4 जा 50 2 जा 4 2 से करेंगे 10 आएगा 2 4 10 and 8 is
5, यानी 80 के प्राइम फैक्टर हमें क्या मिले 2 2 2 2 2। कितनी बार 2 मिला हमें 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 इंटू 5। ठीक है, अब ऐसे ही 144 के फैक्टर कर लेते हैं। 144 2 से करेंगे 2 7 जार 20 2 2 जार 4, 2 से करेंगे 2 3 जार 6, रिमाइंडर 1 बचेगा 2 6 जार 2, 2 से करेंगे 18 आएगा, 2 से करेंगे फिर 9 आएगा, 3 3 जार 9, 3 1 3। तो यहाँ पे 144 पे जब हमने फैक्टर करे तो देखो हमें क्या मिला 2 मिला 1 2 3 4 बार, 2 की पावर 4 इंटू और 3 की पावर 2। ठीक है, तो देखो जब HCF लिखा जाता है HCF तो केवल कॉमन को ही देखना है, तो कॉमन हमें 2 दिख रहा है, 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे तो पावर सेम होगी है, अगर पावर सेम नहीं होती तो मिनिमम पावर ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम मतलब 2 की पावर 4 ही लिया जाएगा। ठीक है, HCF में केवल कॉमन नंबर का ही काम होता है। और जब LCM लिखेंगे हम तो क्या करोगे, जो कॉमन नंबर है यानी सबकी भी लिखनी है। जैसे 2 है कॉमन है तो देखो जो बड़ी पावर होगी वो लिखी जाएगी, खैर इसमें तो सेम है तो 2 की पावर 4 लिख, 3 की पावर 2 लिख दी, 5 लिख दिया, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा सबको मल्टीप्लाई करके, है ना। जैसे 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 9 इंटू 5, यानी ये हो गया 134 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 एक और एग्जांपल देख वो क्लियर करने के लिए। जैसे दो नंबर है 26460 और 12600, इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 26460, इससे प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड करा 2 2 2 3 6 2 4 2 3 6 2 0 फिर 2 से करेंगे 2 6 12, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 6 12 2 1 2, रिमाइंडर 1 2 10। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब 3 से हो जाएगा। 3 से कैसे चेक करते हैं, डिजिट्स का सम कर लो, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 3 से डिवाइड होता है, डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 6 3 2 6, अब 1 डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें पूरा 15 एक साथ 2 डिजिट डिवाइड करने हैं, तो पहले 3 0 0 करेंगे, फिर 3 5 15। ठीक है, फिर देखो 5 + 2 7, 7 + 2 9, 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21, रिमाइंडर 1 बचेगा तो ये 10 बच गया, 3 3 9 और 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, 3 5 15। अब डिजिट्स का सम 5 + 3 8, 8 + 7 15, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, कर देते हैं। 3 2 6, रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 4 12, रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 5 15। अब देखो डिजिट्स का सम 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो अब इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 20, इसमें से 4 बचेगा तो 4 9 45। अब भाई 7 से कर लेते हैं, 7 7 49, 7। तो जब मैं इसके 26460 के प्राइम फैक्टर करूं तो क्या मिला, 2 मिला कितनी बार, 2 बार, तो 2 की पावर 3 कितनी बार मिला, 1 2 3 3 बार, तो 3 की पावर 3। 5 कितनी बार मिला है, 1 ही बार मिला। 7 कितनी बार मिला, 2 बार, तो 7 की पावर 2। तो ये होगी हमारे प्राइम फैक्टर। ऐसे हम 26460, दूसरा नंबर था 12600, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 1600। तो देखो 2 6 12, 2 3 6, 2 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 1 2, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 5 10, 2 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, रिमाइंडर 1, 2 5 10, रिमाइंडर 1, 2 7 14, रिमाइंडर 1, 2 5 10। अब डिजिट्स का सम कर लो एक बार, क्योंकि 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होती है तो ही नंबर 2 से डिवाइड होता है। यूनिट डिजिट 5 है, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से चेक करने के लिए डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 1 18, 18 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से डिवाइड कर देंगे उसको, 3 5 15, 3 2 6, रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 5 15। अब देखो डिजिट्स का सम कैसे करते हैं, 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, रिमाइंडर 1, 3 4 2, ये क्या करते हैं 3 1 3, रिमाइंडर 2 बचेगा यहाँ पे, तो 22 3 7 21, रिमाइंडर 1, 3 5 15। अब डिजिट्स का सम करो, 7 + 5 12, 12 + 1 13। अब 13 जो है वो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो अगला प्राइम नंबर आ गया हमारा 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 15 और रिमाइंडर बचेगा 2, 5 5 25, फिर 5 से 7 25,
और फिर 7 से 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 6 0 0 इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या है, 2 आए हमारे पास, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3, नीचे लिखा 2 की पावर 3, और 3 आया है 2 बार इंटू 3 की पावर 2, 5 आया है 2 बार 5 की पावर 2, और 7 आया है 1 बार, तो 7 की पावर 1 या फिर खाली 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो एचसीएफ के लिए क्या बोला जाएगा भाई, एचसीएफ के लिए जो कॉमन फैक्टर है उसकी मिनिमम पावर लेनी है। जैसे 2 दोनों के पास है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो छोटे वाली कौन सी है, 2 की पावर 2, एचसीएफ में तो ये आएगा। फिर 3 दोनों में है, हाँ दोनों में है, तो यहाँ पे 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो कौन सी लिखी जाएगी एचसीएफ में, मिनिमम वाली, तो 3 की पावर 2 यानी छोटे वाली। ऐसे ही अब 5 भी दोनों में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो छोटी कौन सी है, ये वाली, तो 5 की पावर 1 लिखा जाएगा। 7 भी दोनों में है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो मिनिमम कौन सी है, 1 वाली, तो ये लिखा जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एचसीएफ आ जाएगा। कितना है एचसीएफ, मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 2 करोगे तो 4, 4 को 9 से करेंगे तो 36, 36 को 5 से करेंगे तो ये जगह 180, 180 को 7 से करेंगे तो 180 को 1260। अब एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम में क्या लिखा जाएगा, जो हाईएस्ट पावर है वो लिखी जाएगी एक की बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, ठीक है। अब 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, एलसीएम हमारी ये नहीं, सबको मल्टीप्लाई करके आएगा एलसीएम, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो अगर यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा सोच लो 11 होता और इसके पास 11 नहीं होता, तो एचसीएफ में तो इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही लिखा जाता है। लेकिन ये 11 एचसीएफ में जब एलसीएम निकालते तो इस 11 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, लिखा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है, हेंस फाइंड देयर एलसीएम, और उसके बाद उनका एलसीएम भी निकाल देना, ठीक है। तो देखो पहले एचसीएफ पे फोकस करते हैं। देखो एचसीएफ के लिए हमें दोनों के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 96 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 96 को 2 से डिवाइड करोगे 2 4 जार 8, रिमाइंडर 1 2 8 जार 16, फिर 2 से करोगे 2 2 जार 4 2 4 जार 8, फिर 2 से करोगे 2 6 जार 12, फिर 2 से करोगे 2 3 जार 6 and 3 1 3। तो 96 के जो प्राइम फैक्टर मिले वो हमें 1 2 3, 2 की पावर तो मिली कितनी, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और इंटू 3। ऐसे ही 404 के भी प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने 404 और इसके प्राइम फैक्टर करें यहाँ से, उनसे डिवाइड करते हैं 2 2 जार 4 2 0 जार 0 2 2 जार 4, फिर 2 से करें 1 जार 4 2 0 जार 0 2 1 जार 2, ठीक है। अब 101 एक प्राइम नंबर है, तो इसको तो 101 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 404 के जो प्राइम फैक्टर मिले वो हमें मिला 2 की पावर 2 इंटू 101। एचसीएफ के लिए क्या करना जाता है, जो दोनों में कॉमन है, जैसे 2 है दोनों में कॉमन और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो उनमें से 2 की मिनिमम पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, ठीक है। बस कॉमन वाला ही तो देखा जाता है ना एचसीएफ में, तो 2 की पावर 2 रहेगा 4, यानी एचसीएफ हमें क्या मिल गया इसका 4, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे 2 नंबर है, ठीक है, इनका हमने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, ठीक है। तो इन 2 नंबर की मल्टीप्लाई इनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है, यानी इनके इन नंबर को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ना, जो प्रोडक्ट इनका होगा वही प्रोडक्ट इनके एलसीएम और एचसीएफ का भी होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम इसको यूज करके कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हमें इसमें बता रखा कि फर्स्ट नंबर हमें बता रखा 96, सेकंड नंबर बता रखा 404, एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ हमने निकाल लिया कितना 4, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो जो ये 4 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 96 404 बाय 4 कर दिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 1 4 4 0 0 4 1 4, ठीक है। अब 101 और 96 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9696 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी ये इस पे क्वेश्चन आ जाता है,
ठीक है, जैसे 2 नंबर की मल्टीप्लाई क्या एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई की इक्वल होती है, तो इसमें 4 चीजें ना, दो तो वो नंबर है, एक उनका एलसीएम एक एचसीएफ, 4 चीजें, तो इनमें से कोई 3 चीज आपको देके चौथी चीज फाइंड करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कभी बोल देगा भाई 2 नंबर है, उनका एलसीएम बता देगा, एचसीएफ बता देगा और एक नंबर बता देगा, उनमें से कहेगा दूसरा नंबर बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाके डिवाइड में भेज देंगे, हमारे पास पहला एग्जांपल नंबर 4 में क्या लिखा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 and 120। इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर क्या देंगे, 2 × 3। 72 की प्राइम फैक्टर करोगे तो यहाँ पे क्या दिखा देते हैं, 72 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 36, और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 18 भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो 9, फिर 3 3 are 9 और 3 3। तो 72 के प्राइम फैक्टर में हमें अपना 2 कितनी बार मिला, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार मिला, 2 बार, तो 3 की पावर 2, ये हो गए 72 के प्राइम फैक्टर्स। अब 120 की कर, 120 की क्या यहाँ पे ये लिखा 120 ना लिख लेते हैं, और इसके प्राइम फैक्टर की होगा 2 से करोगे 2 6 12 2 0 0, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे 15, अब 3 से करेंगे 3 5 15 5 1 this way। ठीक है, तो 120 के प्राइम फैक्टर करेगा 2 कितनी बार मिला हमें, 3 बार, और 3 एक बार, और 5 एक बार। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ के लिए आपको पता है कि जो कॉमन फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर लिखी जाती है, तो कॉमन 2 दिख रहा है सब में, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 1, तो ये लिखा जाएगा। फिर 3 को देखो, 3 भी सब में कॉमन है, तो 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, देखो 1 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर है, तो सबसे छोटी 1 पावर हुई ना, तो 3। उसके बाद देखो 5, लेकिन 5 सब में कॉमन नहीं है, इसलिए 5 नहीं लिखा जाएगा, केवल यही लिखे जाएंगे। ठीक है, अब एलसीएम के बारे में, एलसीएम के लिए क्या करना आपको, जो कॉमन फैक्टर है उनकी तो हाईएस्ट पावर लिखी जाएगी, है ना। जैसे 2 देखो, 2 इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या लिखी आपको, 3 सबके पास है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद 5 कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा जाएगा, एलसीएम में सारे लिखे जाते हैं फैक्टर। ठीक है, जो कॉमन है उनकी तो हाईएस्ट पावर लिख दो, और जो कॉमन नहीं है वो तो एज इट इज लिखना ही पड़ेगा आपको। एलसीएम क्या बन जाएगा, 2 की पावर करोगे 8 आएगा, 3 की पावर 2 करोगे 9 आएगा, और ये जाएगा 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 72, और 72 की जो 5 से करोगे तो 5 2 10, और 1 5 7 35 36, तो एलसीएम हो जाएगा 360 और एचसीएफ हो जाएगा 6। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करनी है आपको, कि जो मैंने बताया कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई उनकी एलसीएम और एचसीएफ की इक्वल होती है, तो ये 3 नंबर वाले में नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर हम 3 नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलसीएम और एचसीएफ इक्वल नहीं आ सकती। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं इन 3 नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ 6 72 और 120, और यहाँ पे इनकी एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो इक्वल नहीं आएंगे। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। देखो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है बस। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 140, तो 140 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 140 2 7 जार 14 2 0 जार 0, 2 से करेंगे 2 3 जार 6, रिमाइंडर 1 2 5 जार 10। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 से तो नहीं हो रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रही ना, तो फिर चेक करते हैं। अगला प्राइम नंबर होता है 3 के लिए क्या करेंगे, डिजिट्स का सम करो, 5 + 3 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता, तो किससे चेक करेंगे, 5 से, तो 5 से कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 7 जिस सेकंड, तो 140 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हो गए, 2 आया है 2 बार, 5 और 7। ठीक है, अब 156 है, 156 के लिए ऐसे एक प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। पहले देखेंगे 156 को 2 से करा, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1 2 8 जार 16। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है ना, तो 2 से ही चेक करना शुरू करेंगे। और 2 का कैसे चेक करते हैं, 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है यूनिट डिजिट। देखो अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है 8, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जार 6, रिमाइंडर 1 2 9 जार 18। ठीक है, अब देखो अब 2 से डिवाइड होगा क्या है, नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है इसकी 9 है। तो 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो चेक करेंगे 3 से। 3 के लिए क्या करेंगे, डिजिट्स का सम, 9 + 3 क्या होता है 12, 12 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा।
3 1 3 3 3 9। अब 13 क्या है? 13 तो एक प्राइम नंबर है ना, तो 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 13 × 13, क्योंकि प्राइम नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होता है और किसी से होता नहीं। तो इसका मतलब 156 से जो फैक्टर मिलेगा वो हमें क्या मिला? 2 की पावर 2 इंटू 3 कितनी बार आया है? 1, और 13 कितनी बार है? 1। तो ये हमारे 156 के प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 3825। इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो लिखा 3825। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे, क्या 2 से डिवाइड होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 5। ठीक है, तो उसके बाद 3 के लिए डिजिट्स का सम करते हैं। 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18। 18 3 से डिवाइड होता है? हाँ, तो फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करते हैं। 3 × 3 3 2 जार 6, और रिमाइंडर बचेगा 2। 3 7 जार 21, रिमाइंडर 1 3 5 जार 15। फिर देखते हैं 3 से आगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिजिट्स का सम करते हैं। 7 + 5 12 + 2 14 + 1 15। 3 से फिर से हो रहा है, 3 4 जार 12, और 7 के लिए 3 2 जार 6, और 7 में से 6 में रिमाइंडर 1, 3 5 जार 15। अब फिर देखो क्या 3 से हो रहा है? 5 + 2 7, 7 + 4 11। 11 3 से होता है क्या? नहीं, तो अब 3 से नहीं होगा। अगले प्राइम नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 3 से अगला प्राइम कौन सा होता है? 5। तो 5 से हो रहा है, क्योंकि 5 से कैसे चेक करेंगे? यूनिट डिजिट 5 या 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी यूनिट डिजिट 5 दिख रही है हमें, तो 5 से हो जाएगा। 5 से करता है। 5 8 जार 40, 2 बचेगा। अभी 25, 5 5 जार 25। फिर से यूनिट डिजिट 5 है, मतलब 5 से दोबारा हो जाएगा। 5 5 5, रिमाइंडर 3 बचेंगे। 35 हो गया। 5 7 जार 35। और 17 तो सबको पता है एक प्राइम नंबर है, 17। ठीक है, तो हमारे जो 3 8 2 5 है, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 3 हमारे पास है 2 बार, 5 भी 2 बार, और 17 1 बार। ये होगा हमारे इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5005। इसके प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो लिखा 5005। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है इसकी? 5, और 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 3 से चेक करते हैं, डिजिट्स का सम करते हैं। 5 + 5 10, 10 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो अगला प्राइम नंबर हमारा था 5। 5 से हो जाएगा ये? हाँ, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 5 से करता है। 5 × 5 5 0 0 0 5 0 0 0 5 × 5। ठीक है, अब 5 से होगा क्या ये? नहीं होगा। तो 5 से अगला प्राइम होता है हमारा 7। इसको 7 से चेक करो, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड करके 7 1 7, रिमाइंडर बचेंगे 3। 7 4 जार 28, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। 7 3 जार 21। हो गया ना पूरा डिवाइड, मतलब 7 पे हो रहा था। ठीक है, 7 के बाद अब दोबारा देखो क्या 7 से हो रहा है? देखो 7 से अगर दोबारा करो 7 2 जार 14। अब ये 3 नहीं डिवाइड होगा, तो कंप्लीट पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 7 से नहीं होगा। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या कौन सा होता है हमारा? 11 से चेक करो इसको। 11 में 11, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। तो 11 3 जार 33। 11 से हो रहा है ना? 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता है, 1 4 3 है। जैसे ये है, इसको चेक करना है 11 से, तो एक छोड़ के यानी अल्टरनेट डिजिट्स का सम कर देता है। 1 + 3 4, और जो बच जाती हैं उन डिजिट्स का सम 4। तो ऊपर वाले सम में से नीचे वाला सम माइनस करो। अगर वो सम 0 या फिर 11 या 22 या 11 का कोई मल्टीपल बचता है, तो वो नंबर 4 से 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीधा भी दिख रहा है, 11 से कर रहे हैं। 11 3 बचेंगे, तो ये 33 हो गया। 11 3 जार 33, और 13 एक प्राइम नंबर, तो 13 1 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इसके प्राइम फैक्टर। तो 5005 इसके प्राइम फैक्टर में हमें क्या मिला? 5 × 7 × 11 × 13। ये हमने इसको प्राइम फैक्टर्स में लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है 7429। 7429 को देखते हैं। ये लिखा 7429। सबसे पहले 2 से ही शुरू करेंगे। क्या 2 से डिवाइड होगा? ये नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 9 है। 3 से होगा, डिजिट्स का सम कर देते हैं। 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 होते हैं 22। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो ये नहीं होगा। फिर 5 से अगला प्राइम आता है 5। देखो प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं? 2 3 5 7, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। 19 के बाद कौन सा आता है? 23, है ना? अब देखो क्या ये हम यहाँ तक चेक कर चुके 5 तक तो नहीं हो रहा। अब 7 से चेक करो, क्या 7 से हो जाएगी? 7 1 7, फिर क्योंकि एक साथ 2 डिजिट डिवाइड करनी पड़ रही है, मैं तो पहले 0 लगाएंगे। 7 6 42। अब 9 7 से डिवाइड नहीं होता, यानी 7 से भी नहीं हो रहा ना ये, तो 7 से अगला प्राइम होता है हमारा 11। 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था, जैसे 7 4 2 9 है। अल्टरनेट डिजिट लो, 7 + 2 9, यानी ऊपर वाली डिजिट का संख्या है 9, नीचे वाली का 9 + 4 13।
13 में से 9 माइनस करो तो क्या बचा, 4 बचा है। अब 4 तो क्या है 11 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, यानी 0 11 22 ऐसा कुछ बचता तो मान लीजिए 11 से डिवाइड होगा, अभी 11 से भी नहीं होगा तो 11 से अगला प्राइम कौन सा है 13। अब 13 पे चेक करो इसको, 13 से करेंगे तो 13 4 जार 52 और 13 6 जार 13 5 जार 65, 13 5 जार 65 पे जाएगा तो 9 बचेंगे और 13 7 जार 91 होते हैं, रिमाइंडर 1 13 1 जार 30। अब ये 13 से भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो 13 से अगला प्राइम कौन सा होता है हमारा 17, 17 से चेक करो 17 1 जार 17 17 2 जार 34 17 4 जार 68 और जब इसमें से 68 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। अब 17 3 जार 51 और 51 जब इसमें से माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, तो ये हो जाएगा 119 और उसके बाद 17 7 जार 119 होते हैं तो 17 7 जार 119, यदि 17 से डिवाइड हुआ है सीधा जाके, ठीक है। उसके बाद फिर से चेक करो क्या आप दोबारा हो रहा है 17 से, तो 17 2 जार 34 और 34 इसमें से माइनस करोगे तो 9 बचेगा। अब 97 नहीं होता है 17 से डिवाइड, है ना, तो इसका मतलब 17 से दोबारा नहीं होगा, तो 17 से अगला प्राइम कौन सा है 19। अब इसको 19 से चेक करो, अब 19 2 जार 38 38 इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा 5 बचेगा। 57 19 भी टेबल में आता है 57, 19 3 जार 57 होते हैं, ठीक है। अब देखो 23 तो प्राइम नंबर है ही ना, तो 23 जस्ट 23, ठीक है। तो जो हमारा 7429 है ये हमारा प्राइम प्रोडक्ट प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में कैसे निकल जाएगा 70 इंटू 19 इंटू 20। ऐसे आपको प्राइम नंबर के लिए चेक करके इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। फॉलोइंग पेयर्स मतलब दो नंबर दिए होंगे आपको हर एक क्वेश्चन में, उनका आपको एलसीएफ और एलसीएम निकालना और साथ में वेरीफाई करना है कि उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, उन नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होगी, ऐसा प्रूव करना, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 से प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 into 13 आ जाएंगे, 91 के करोगे 7 into 13, ठीक है। देखो ऐसे करके लिखोगे ना 26 के प्राइम फैक्टर तो 2 3 जा से और 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से डिवाइड होगा। ऐसे 91 के करोगे 91 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि डिजिट्स का संख्या होगा 9 + 1 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से चेक करते हैं, 5 के लिए यूनिट डिजिट देखी जाती है, अगर 5 या 0 है तो 5 से डिवाइड होगा नहीं तो नहीं होगा, तो 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। अगला प्राइम आता 7 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7 2 बचेंगे तो 21 बन जाएगा, 7 3 जार 21, 13 एक प्राइम नंबर है 13 1 13। तो ऐसे करके प्राइम फैक्टर ये दोनों के लिए। अब जब एचसीएफ लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है कॉमन फैक्टर अगर कोई है तो उसकी लिखी जाएगी लीस्ट पावर। जैसे एचसीएफ देखो यहाँ 13 कॉमन है और दोनों की पावर 1 ही है तो 13 ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ कॉमन है ही नहीं तो एचसीएफ का काम तो यही है। अब एलसीएम को हमें लिखना है, एलसीएम के लिए क्या करना है, जैसे 13 जो कॉमन है उसकी तो हाईएस्ट पावर, अब ये तो है ही एक 1 1 की पावर है तो हाईएस्ट भी ये लीस्ट भी ये तो ये लिखा जाएगा 13। उसके अलावा जो बच गया वो लिखना है, जैसे 2 है और 7, ठीक है। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम बन जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 13 2 26 और 26 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 7 6 42 4 कैरी 7 2 14 प्लस 4 18। तो एचसीएफ आया 13, एलसीएम आया 182। अब हमें वेरीफाई करना है कि इन नंबर की प्रोडक्ट और इनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट इक्वल है, ठीक है। तो पहले नंबर्स की प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो नंबर्स की प्रोडक्ट हो जाएगा 26 into 91, 26 into 91 करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। देखो 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 26 आएगा, फिर 9 से करेंगे 9 6 जार 54 और 5 आएगा कैरी 9 2 जार 18, 18 + 5 होते हैं 23, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो 6 2 + 4 6 यानी 2 3 6 6 आई इन नंबर्स की प्रोडक्ट है। अब इनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट करके देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट। तो एलसीएम हमारा 182 है और एचसीएफ 13 है, इनकी मल्टीप्लाई करो 13 2 जार 26 होते हैं, 2 कैरी आएगा, 13 8 जार 104 होते हैं, 104 में 2 ऐड करोगे 106 हो जाएगा, तो 6 लिखा यहाँ पे 10 गया कैरी, 13 1 13 13 में 10 ऐड करोगे तो 23 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से भी 2 3 6 6 आया, यहाँ से भी 2 3 6 6 आया, प्रूफ कर दिया इनको इक्वल।
देखो सेकंड पार्ट में हमें 510 और 92 इनके लिए भी सेम काम करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर दिखाना है इनकी प्रोडक्ट और इनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट इक्वल आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 92 के प्राइम फैक्टर करोगे आप उस वाले मेथड से कर देंगे 4 और बाई 4 भी 23 से 92 आ जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही 510 की प्राइम फैक्टर कर देना तो ये हो जाएंगे 2 6 और 6 5 30 और फिर 70 ये आएंगे से प्राइम फैक्टर। ठीक है, ऐसे करके देख सकते हो। जैसे 92 है, 92 के प्राइम 2 4 8 रिमाइंडर 1 2 6 फिर 2 से करोगे 2 4 23 तो क्या मिले 92 के फैक्टर 2 2 23। ठीक है, और ऐसे ही 500 के 2 से करेंगे 2 2 4 रिमाइंडर 1 बचेगा तो 5010 रिमाइंडर 1 बचेगा तो 5010। ठीक है, सही करा ना। हाँ, अब देखो 2 5 + 5 10 10 + 2 12 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 8 24 रिमाइंडर 1 3 5 3। ठीक है, अब हम पढ़े इसको 5 से करोगे 17 आएगा 17। ठीक है, तो फैक्टर क्या क्या मिले, हमें मिले 2 मिला 3 मिला 5 मिला और 17 मिला। ठीक है, अब जब एचसीएफ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कॉमन फैक्टर देखा जाता है 2 दोनों में है ना, या तो पावर की तरह देख लो या फिर ये देख लो एक ही 2 दोनों में कॉमन है तो 2 आया। अब 3 इसके बाद इसके पास है ही नहीं, 5 इसके बाद इसके पास है ही नहीं और कोई कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। और पावर वाले तरीके से देखो तो देखो जैसे 92 है ना, यहाँ पे 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2 × 23 लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो छोटे वाली पावर लिखी जाती है एचसीएफ में, तो छोटे वाली पावर कौन सी है 2 की पावर 1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो एचसीएफ का काम तो हो गया। अब एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम में क्या लिखते हैं, जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर लिखी जाती है। जैसे 2 दोनों में है लेकिन बड़ी पावर किसकी, तो 2 की पावर 2 लिख जाएगा। ठीक, और जो कॉमन नहीं है वो तो फिर सारे ही लिखने हैं। जैसे 23 इसके पास है, इसके पास है ही नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको, जो कुछ गए वो सब कुछ लिखना है। और इसके तो सारे हो गए, इसमें क्या क्या बचा, बचा हुआ है 5 और 7, इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 4 की 23 से करोगे 92 और भाई यहाँ पे 5 की 3 से करोगे 15 और यहाँ पे जाएगा ये 17। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं 15 2 30 3 आएगा कैरी 15 9 135 135 में 3 ऐड करोगे तो 138। अब इसकी 17 से और कर लेंगे 17 0 0 और 17 8 होते हैं 136 और 13 आएगा कैरी 73 51 51 में 13 ऐड करोगे 64 हो जाएंगे तो 6 आएगा कैरी 17 1 से 6 17 17 में 6 ऐड करोगे तो 23 हो जाएगा। तो एलसीएम आया 23460 और एचसीएफ आया 2। अब इनका प्रोडक्ट हमें वेरीफाई करना है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, तो देखो पहले इन नंबर का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। नंबर का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा 510 इंटू 92। ठीक है, तो 2 की इससे करेंगे तो 0 से 0 2 1 2 2 अब 9 से करेंगे 9 0 0 9 1 9 9 5 45 ऐड करो 0 2 9 6 4 यानी नंबर की प्रोडक्ट तो क्या है 4 6 9 2 0। अब इनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट निकालते हैं, वो भी सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया है 2 और एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 2 6 12 1 कैरी 2 4 8 + 1 9 2 3 6 2 4 4 6 9 2 0। यहाँ भी कितना आया था 4 6 9 2 0, हेंस वेरीफाइड। ये मैं वेरीफाई करना था कि नंबर की प्रोडक्ट और एलसीएम एचसीएफ की प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट में हमें सेम चीज 36 और 54 के लिए करनी है। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर कर लोगे, 54 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 3 और ये आएंगे प्राइम फैक्टर तो 6 6 54। ठीक है, ऐसे ही 336 के प्राइम फैक्टर करने हैं, कहते हैं यहाँ पर 336 ऐसे आप 54 को लिख के कर सकते हो। ठीक है, 2 1 6 2 रिमाइंडर 1 2 6 12 और रिमाइंडर 1 2 8 16। अब 2 से करेंगे 2 8 16 2 4 8 फिर 2 से करेंगे 2 4 8 2 2 4
फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो 336 के प्राइम फैक्टर क्या क्या मिला हमें? 2 मिला है कितनी बार? 1 2 3 4 बार, तो 2 की पावर 4। ठीक है, और 3 एक बार मिला है और 7 भी एक बार मिला है। इसको भी पावर की फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे है ना, तो 2 एक बार ही मिला है और 3 मिला 3 बार, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब HCF देखो फटाफट से। HCF के लिए क्या देखा जाता है? कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन लीस्ट पावर किसकी है? इसकी, तो 2 लिखा है। उसके बाद 3 दोनों के पास है, लेकिन छोटी पावर किसकी है? इसकी, तो 3 लिखा जाएगा। और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो HCF में जो कॉमन होते हैं केवल उन्हीं के लिखे जाते हैं, तो हमारा HCF रहेगा 2 3 6। अब LCM के लिए देखते हैं। LCM में क्या देखा जाता है? जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर ली जाएगी, तो 2 कॉमन है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? 4, तो 2 की पावर 4। 3 कॉमन है लेकिन यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो बड़ी वाली ली जाएगी, 3 की पावर 3। ठीक है, और जो बच गया है जैसे 7 बच गया उसको लिखना है ये। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 4 करोगे 16 आएगा, 3 की पावर 3 करोगे तो 27 आएगा, और ये 7 है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 7 जब 112 होते हैं तो 11 आएगा कैरी। 16 2 जा 32, और 32 में 11 ऐड करोगे तो 43 हो जाएगा, और उसको 7 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 7 2 जा 14 कैरी 1, और 7 3 जा 21 प्लस 1 22, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 30, यानी 3024 हमारा एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम निकल गया है, एचसीएफ निकल गया। अब वेरीफाई करते हैं कि नंबर की प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट सेम है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकाल लेते हैं पहले। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स हमारे क्या क्या? 3 36 और 4, इनको प्रोडक्ट करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, 2 आएगा कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। ठीक है, अब 5 से करते हैं। 5 6 जा 30, 3 आएगा कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 1 आएगा कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। तो ऐड करेंगे 4 4 11 8, तो 18144। नंबर की प्रोडक्ट क्या है? 18144। अब इनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट कर लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट देंगे। एलसीएम हमारा क्या है? 3024, और एचसीएफ कितना है? 6। इनकी मल्टीप्लाई कर ले। 6 4 जा 24, 2 आएगा कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 4 लिखा 1 कैरी, 6 0 जा 0 0 प्लस 1 1 ही होता है, और 6 3 जा 18, तो 18144 एलसीएम एचसीएफ की प्रोडक्ट आई, और ये हमारी नंबर्स की प्रोडक्ट आई थी, तो हेंस वेरीफाइड। थर्ड क्वेश्चन है, लिखा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 2 3, 15 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 5, और 21 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 × 7। ठीक है, अब इनका एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ होगा जो तीनों में कॉमन होगा। देखो 2 इसके पास है, इसके पास है ही नहीं, इसके पास है ही नहीं, तो कुछ नहीं आया कॉमन। फिर देखो 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 है ना तीनों के पास, और 1 पावर ही है, तो 3 आ जाएगा हमारा एचसीएफ। उसके बाद देखो कोई है ही नहीं नंबर जो तीनों में कॉमन हो, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एलसीएम देखो। एलसीएम के लिए क्या बताया था? जो कॉमन है, जैसे 3 कॉमन है सब में, उसको लिख लिया। उसके बाद जो बच गया वो सारा कुछ लिखना है। जैसे यहाँ से 2 2 बचे हैं, और यहाँ से एक 5 बचा है, और यहाँ से एक 7 बचा है। इसका जो एलसीएम हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को 7 से करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे एलसीएम और एचसीएफ। देखो फिर से इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमें। अब देखो 17 भी एक प्राइम नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा? इसमें 17 खुद एक प्राइम नंबर है ना। ज्यादा करोगे आप 17 × 1 लिख दोगे, लेकिन 1 प्राइम नहीं होता ना, तो 17 ही लिखा जाएगा। अब 23 है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, 29 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो जब एलसीएम निकालते हैं और कुछ भी एचसीएफ निकालते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उनका एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करता है। तो देखो ऐसा कोई कॉमन नंबर है नहीं, अब हम ज्यादा तो 1 बोल सकते हैं,
वन तीनों को डिवाइड करता है ना, तो जब सारे के सारे प्राइम नंबर हो तो उनका एचसीएफ क्या होगा 1, क्योंकि उनको 1 के अलावा कोई और ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो डिवाइड कर पाओ, ठीक है। यानी जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसका एलसीएम आया, तो एलसीएम में हमें सारे नंबर लिखने होते हैं ना, सारे फैक्टर, जैसे 17 लिखा, कुछ कॉमन तो है नहीं, कॉमन होता तो उसको एक बार लिखते, अब कॉमन कुछ है नहीं तो यहाँ पे इसका 17, इसका 23 इंटू 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा एलसीएम बनेगा 51, 5 कैरी 17 टू 34, 34 में 5 ऐड करोगे 39 और उसके 29 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ कर लेते हैं 391 इंटू 29, 9 की 1 से 9 1 9 9 9 81, 8 कैरी 9 3 27 में 8 ऐड करोगे 35 आएगा और 2 से 2 1 2 2 9 18, 1 कैरी 2 3 6 प्लस 1 7, ऐड कर दो 9 2 प्लस 1 3 8 प्लस 5 13, 1 कैरी 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, इनकी मल्टीप्लाई हमारी आ गई 11 3 3 9, तो ये हमारा एलसीएम बन गया और एचसीएफ का जाएगा 1। थर्ड पार्ट में 8 9 और 25 में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 into 2 into 2, 9 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 into 3 और 25 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 5 into 5, ठीक है। अब देखो इनमें एचसीएफ जब निकालते हैं तो कॉमन देखा जाता है ना, अब 2 इसमें है, इन पे है ही नहीं, है ना, यानी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हमें, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ क्या होता है 1, यानी 1 तो सबको डिवाइड करेगा ही करेगा ना, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम में क्या लिखा जाता है, जो कॉमन है वो लिख लो और बाकी सारी चीजें सारी की सारी लिखनी होती है, कॉमन कुछ है ही नहीं तो बची सारी चीजें लिख दो। 2 2 4 2 4, देखो ये तीनों 2 लिखने हैं, दोनों 3 लिखने हैं, यानी 9 मिल जाएगा, 5 5 25, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो ये होता है 25 8 200 और 9 से करोगे तो 1800, तो हमारा एलसीएम आएगा 1800 और एचसीएफ हो जाएगा 1। देखो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, यानी 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, ठीक है। ये दो नंबर है, इनका एचसीएफ 9 है तो इनका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है दोनों नंबर पता है ना, हमें पहला नंबर भी पता है, हमें दूसरा नंबर भी पता है और हमें इनका एचसीएफ भी पता है कितना है 9। हमें क्या निकालना है इनका एलसीएम, ठीक है। यस सर, तो देखो एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है और इन्होंने बोला भी नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हमें बताया जब हमें दोनों नंबर पता है तो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है, ठीक है। तो हमें पहला नंबर पता है 306, दूसरा नंबर भी पता है 657, एलसीएम हमें नहीं पता, एचसीएफ हमें पता है कितना है 9, ठीक है। हमें एलसीएम निकालना, अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो लिखो 306 into 657 डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे तो वहां पे क्या बचा एल, यानी कि एलसीएम बचा अपना, ठीक है। अब 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड हो रहा है ना, ये देखो 6 + 3 9 डिजिट्स का सम 9 हो रहा है, मतलब 9 से कट जाएगा पूरा, 9 1 is 9, ठीक है। 9 3 are 27, 3 रिमाइंडर बचेगा, 9 4 are 36, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 657 into 34। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 657 क्या कर लेते हैं 657 into 34, 4 से करते हैं 4 7 are 28, 2 कैरी जाएगा, 4 5 are 20, 20 में 2 ऐड करोगे 22, फिर से 2 कैरी, 4 6 are 24, 24 में 2 ऐड करोगे तो 26, अब 3 से 3 7 are 21, 2 कैरी, 3 5 are 15, 15 plus 2 17, 1 कैरी, 3 6 are 18, 18 plus 1 19, ठीक है। ऐड कर दो 8 2 plus 1 3, 7 plus 6 13, 1 कैरी, 9 plus 2 11 plus 1 12, 1 plus 1 2, तो हमारा एलसीएम बन गया 2 2 2 3 8, एलसीएम की वैल्यू 2 2 3 3 3 3 8, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें लिखा चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0, क्या 6 की पावर n की यूनिट डिजिट कभी 0 होगी, जहाँ पे n क्या है कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे समझाने का लिए हमने कभी किया था वैसे एग्जांपल में, जैसे 6 है उसकी पावर नेचुरल नंबर करें, कोई भी नेचुरल नंबर 1 किया या फिर 2 किया, तो क्या कभी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की 1 2 3 या किसी भी पावर के लिए क्या कभी यूनिट डिजिट 0 आएगी, ठीक है। तो चेक करना होता है, देखो 0 जो बनती है वो बनती है 2 और 5 के पेयर से बनती है ना, देखो 10 में आती है 0 सबसे पहले, तो 2 और 5 के पेयर से बनती है 0 कभी भी, अगर प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहे हैं तो ही 0 बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब 6 की पावर n है
तो इसके अंदर क्या आएंगे 6 ही तो आएंगे सारे के सारे। और 6 का मतलब क्या होता है, 6 के प्राइम फैक्टर होता है 2 into 3। यानी जब इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखो n पावर, उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 3 आ रहे हैं, 2 और 3 के अलावा कोई और आ ही नहीं रहा इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो इसका मतलब कभी यूनिट डिजिट 0 होगी नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट तभी 0 हो सकती है जब इसमें 2 भी और 5 भी हो। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इसकी यूनिट डिजिट कभी 0 नहीं होगी। therefore 6 raised to the power n cannot end with 0, cannot end with 0, यानी इसकी कभी भी 0 से एंड नहीं होगी फॉर एनी नेचुरल नंबर। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n की यूनिट डिजिट 0 नहीं होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। यानी ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं? तो सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए क्या होते हैं। देखो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब हो गया तो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं। अब 2 से ज्यादा क्यों बोला? जैसे 7 है, 7 जो है 7 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। तो इसके दो ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। तो ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो 1 और वो खुद, तो ऐसे नंबर को तो बोला जाता है प्राइम। और अगर कोई नंबर जैसे कि मान लो 14 होता, अब ये 14 जो है 14 से भी डिवाइड होता है 1 से भी डिवाइड होता है। इसके अलावा यानी 1 से और इटसेल्फ के अलावा एक 7 से और डिवाइड होता है ये, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, 3 फैक्टर हो गए, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। तो जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को हमें कंपोजिट प्रूव करना है, यानी कंपोजिट है तो इसका मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो हमें प्रूव करके दिखाना। कैसे 2 से ज्यादा फैक्टर है इसके? तो एक एक नंबर में लिखा हूं। तो पहला नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13। इसको कंपोजिट नंबर देखो कैसे होगा। अब देखो 13 मुझे यहाँ भी दिख रहा है और इस टर्म में भी दिख रहा है, तो 13 को कॉमन लिया जा सकता है। तो 13 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर हो जाएंगे 7 into 11। ठीक है, यहाँ पे 13 है, सपोज करो इसके साथ समझाने के लिए बता रहा हूँ, into 1 लिख दिया। into 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब 13 कॉमन लेंगे तो पीछे सिर्फ क्या बचेगा 1। ठीक है, तो देखो अब जो ये नंबर है ये इस तरीके से है कि 13 मल्टीप्लाई 7 into 11 plus 1। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो कोई ना कोई नंबर तो मेरे पास आ ही जाएगा। सपोज करो जी ये x आ गया। ठीक है, अब जो भी ये नंबर आएगा वो 1 से और खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, है ना। उसके अलावा वो नंबर 13 से भी डिवाइड होगा। ऐसा कैसे बोल सकता हूँ मैं कि वो नंबर 13 से भी डिवाइड होगा? देखो जैसे देखो 4 3 12 होते हैं, 4 3 कितने होते हैं 12। ठीक है, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, तो जिन नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है ना वो दोनों उसको डिवाइड करेंगे ही करेंगे हमेशा। ठीक है, तो ये तो है यहाँ पे 13 को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके x आ रहा है, इसका मतलब 13 भी इसको डिवाइड करेगा और ये भी इसको डिवाइड करेगा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि 13 जो है वो इस नंबर का क्या होगा? फैक्टर होगा। सिंस 13 इज ए फैक्टर ऑफ given number other than 1 and itself। और itself के अलावा 13 जो है क्या इसका एक फैक्टर है, इसलिए हमारा नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। hence given number is composite number। hence given number is composite। given number is composite number। अब देखो दूसरा नंबर है हमारे पास 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। तो देखो दो नंबर हमारे पास, एक ये नंबर और एक ये नंबर, दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है ना। ठीक है, तो हम यहाँ से दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7 into 6 into 5 तो बाहर आ गया, 4 into 3 into 2 into 1 प्लस कोई जो 5 ही था और 5 ही कॉमन चला गया तो पीछे क्या बचेगा? 1। 1 कैसे बचता है? क्योंकि 5 को 5 into 1 समझ सकते हैं ना, और जब 5 बाहर चला गया तो पीछे क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो गिवन नंबर है वो 1 से और इटसेल्फ से तो होगा ही होगा डिवाइड, साथ के साथ देखो क्या 5 भी इसका फैक्टर नहीं है ना। 5 भी इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा, है ना, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बताया था। जैसे 5 को
और इसको मल्टीप्लाई करके यही नंबर तो बन जाएगा ना वापस से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दोनों सेम ही तो चीजें हैं, बस हमने क्या करा है 5 को कॉमन निकाला है ना। तो देखो इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे 4 इंटू 3 को अगर मैं 12 लिखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना 4 इसको डिवाइड करेगा और 3 इसको डिवाइड करेगा। तो ऐसे इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लाई ये आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ 5 इसको क्या करेगा डिवाइड। इसका मतलब 5 इसका क्या है फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। देखो ये जो नंबर है इसको सोल्व करेंगे, कोई नंबर आएगा, वो नंबर जो भी आएगा वो 1 से और खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, उसके अलावा 5 भी उसको क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब जब हमें 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है कंपोजिट नंबर। सिंस given number have 5 as a factor other than 1 and itself। देखो 1 और itself से तो खुद होता है other than 1 and itself, है ना। तो given नंबर 5 है वो सॉरी जो given नंबर है 5 उसका क्या है फैक्टर है other than 1 and itself, therefore given number is composite। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो कंपोजिट बोल देते हैं। तो इसके हो गए 2 से ज्यादा 1 और 1 हो गए होंगे, 5 भी इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब गिवन नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है। देखो 1.1 का 7th क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट थोड़ी बढ़िया लिखा है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, है ना, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, ऐसे एक सर्कुलर क्या है रास्ता है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर रास्ता है, ठीक है, ये हो गया इतना थोड़ा रास्ता है, ठीक है। अब इस रास्ते पे क्या कह रहे हैं कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से सोनिया को एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट्स लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट्स लगते हैं 18 मिनट्स। एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि का एक राउंड पूरा करने में कितनी देर लगाता है 12 मिनट्स। रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। In the suppose they both start at the same point and at the same time, यानी दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, यानी दोनों इसी तरफ रन करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरफ एक इस तरफ, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, इसी तरफ जा रहे हैं दोनों, ऐसा मान के चलते हैं। After how many minutes will they meet again at the starting point? तो जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करा तो कितने टाइम बाद वो वापस इसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो पहले इसको समझाता हूँ आपको। जैसे सोनिया है, सोनिया पहला राउंड जो है पहला राउंड पूरा कर देगी 18 मिनट्स में, दूसरा राउंड करेगी 18 टू 36 मिनट में, ठीक है। ऐसे ही रवि जो है, रवि पहला तीसरा राउंड 18 3 54 मिनट्स में, है ना, और रवि पहला राउंड करेगा 12 मिनट्स में, दूसरा करेगा 24 मिनट्स में, और तीसरा राउंड करेगा 36 मिनट्स में। तो ये देखो तो 36 मिनट्स है वो क्या दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है ना, 36 मिनट्स 36 मिनट्स, इसका मतलब 36 मिनट्स बाद वो दोनों मिलेंगे, है ना। यानी कि देखो रवि का जब सोनिया का तो दूसरा राउंड चल रहा होगा, दूसरा राउंड कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा सोनिया का 36 मिनट में, और रवि का तीसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा 36 मिनट में, लेकिन दोनों यहाँ पे होंगे ना 36 मिनट के बाद दोनों यहाँ पे होंगे। हालांकि सोनिया का दूसरा राउंड होगा और रवि का तीसरा राउंड, लेकिन दोनों यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन, इसका मतलब 36 मिनट के बाद वो दोनों मिल जाएंगे, ये तो हो गया आंसर, ठीक है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, इतने मिनट्स बाद मिलेंगे, मतलब इतना टाइम लग रहा है उनको, और वापस कितने टाइम बाद मिलेंगे, या फिर रेड लाइट्स हैं, एक 5 मिनट्स के बाद ग्लो होती है, 10 मिनट्स के बाद, एक 15 मिनट्स के बाद, तो एक साथ दोबारा कब ग्लो होंगी। तो ऐसे केसेस में हमारा एलसीएम से आंसर आ जाता है ना। ये क्या है एलसीएम ही तो है ना। देखो ये मल्टीपल्स लिखे ना 18 36 54, ये उसके मल्टीपल है रवि के 12 24 36, तो जो कॉमन मल्टीपल आया वही तो हमारा आंसर हुआ। तो कॉमन मल्टीपल यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल वही तो एलसीएम होता है। तो हम सीधा जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे सीधा एलसीएम से आंसर निकाल लिया करेंगे, ठीक है। तो 18 और 12 का एलसीएम 18 का फैक्टर क्या होता है 2 3 6 6 3 18, और 12 के फैक्टर 2 2 4 4 3 12। जब एलसीएम लगाते हैं देखो इसको लिखूंगा 2 into 3 की पावर 2, इसको लिखूंगा 2 की पावर 2 into 3। तो एलसीएम निकालते हैं तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी हाईएस्ट पावर ली जाती है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो कॉमन क्या आया 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 2, बड़ा कौन सा है 3 की पावर 2, है ना। 2 की पावर 2 होता है 4 और 3 की पावर 2 होता है 9, तो 4 9 36 मिनट्स। तो ये कौन सा है अपना, तो ये
देखो इरेशनल नंबर्स देखते हैं कौन से होते हैं, है ना। नाइन्थ में हमने रैशनल नंबर पढ़ा था। रैशनल नंबर कौन से होते थे, जिन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। यहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और एक बात और क्या होती है कि क्यू जो है वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो ये तो होते हैं रैशनल नंबर। तो इरेशनल कौन से होंगे, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, फिर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉन जीरो, ठीक है। तो जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके वो कह सकते हैं, जैसे रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर लिख दिया √2, तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। √3, √5, यानी कि रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर है, कि क्या प्राइम रूट के अंदर प्राइम नंबर है, तो वो क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा, है ना। एक और हम पढ़े थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो भी कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। और p डिवाइड्स a स्क्वायर, p a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड्स a, तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और मतलब 2 जो है ना वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा p है और ये हमारा a है, ठीक है। तो यानी अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इसको देखो, प्रूफ इसका करना नहीं है वैसे ही, पर एक बार देख लेते कैसे मतलब इसका प्रूफ होगा, ठीक है। चलो, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट से नहीं है, लेकिन देख लो कैसे करते हो। जैसे p एक प्राइम नंबर है, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो a जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो मान लेते हैं a जो है उसको हमने प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया। प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया, कोई प्राइम नंबर आएंगे, जैसे मान लो p1 p2 p3, ऐसे करके इतने भी प्राइम नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल भी लेके देख रहा हूँ, जैसे कि मान लो a हमने मान लिया 6 मान लिया, ठीक है। और a के हमने प्राइम फैक्टर कर दिए कौन कौन से, 2 और 3 कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा P1 हो गया, ये P2 हो गया, ठीक है। अब ए जरूरी थोड़ी 6 है, कोई और भी हो, और भी प्राइम नंबर्स आ सकते हैं ना बहुत सारे, ठीक है। तो ये हमारा P1 और ये P2, ऐसे अगर और भी आते तो उनको P3 P4 ऐसे लिख देते। तो सपोज करो ए एक नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर P1 P2 P3 और Pn है, ए के प्राइम फैक्टर है P1 P2 P3 और Pn, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए को हमने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। हो सकता है कोई रिपीट भी हो, जैसे ये V2 हो, ये V2 हो, ऐसा हो सकता है, नहीं जरूरी नहीं कि सारे डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, ये सेम सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जब मैं ए स्क्वायर करूँ, ए स्क्वायर करूंगा तो क्या करूंगा भाई, जैसे ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, A1 ए ना, और ए क्या है, ये तो ए है, ए को प्राइम फैक्टर में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, जैसे 6 की जगह 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, तो 6 के स्क्वायर की जगह 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही मैं ए को भी लिख रहा हूँ, ए इंटू ए का मतलब ए के प्राइम फैक्टर यानी P1 P2 P3 एंड सो ऑन टू Pn, ये लिखा मैंने ए, और फिर से ए के प्राइम फैक्टर P1 P2 P3 एंड सो ऑन टू Pn, ठीक है। अब देखो P1 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर, ऐसे ही P2 मल्टीप्लाई होके P2 स्क्वायर, ऐसे P3 मल्टीप्लाई होके P3 स्क्वायर, ऐसे करते करते Pn मल्टीप्लाई होके Pn स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर जो है उसको हमने ऐसे लिख लिया। अब क्वेश्चन में क्या मतलब स्टेटमेंट क्या आपने, कि इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो एक ए स्क्वायर का फैक्टर होगा, और ए स्क्वायर के सारे फैक्टर ये लिखे हुए हैं, मान लो इनमें से P है, कोई ये क्या है, P है जो इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर वो इसको डिवाइड करा तो इनमें से कोई एक नंबर होगा, P1 P2 P3 Pn, इनमें से कोई एक नंबर होगा ना वो, है ना। यानी कि जो क्या बोला क्वेश्चन में कि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही तो सारे फैक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है, यही तो सारे फैक्टर हैं ए स्क्वायर के। तो ये मतलब इनमें से कोई एक P है जो कि ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। मान लो वो कुछ भी मान लो P है वो, इन सारे फैक्टर में P1 P2 P3 में से एक P भी है, ठीक है, जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब क्योंकि वो ए स्क्वायर के फैक्टर में है, इसलिए वो ए के फैक्टर्स में भी तो होगा ना, वो ए के फैक्टर्स में भी तो होगा। और अगर वो ए के फैक्टर्स में है, इसका मतलब जो P है वो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट से नहीं था, लेकिन बता दिया कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बस थ्योरम ये काम की हमारी, कि अगर P एक प्राइम नंबर है और P ए स्क्वायर को डिवाइड करा तो P ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इस थ्योरम का यूज करेंगे हम अगले प्रूफ के लिए। देखो नेक्स्ट हमें प्रूफ करना कि √2 इज इरेशनल, √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। देखो प्रूफ मैं आपको साथ साथ एक एग्जांपल से ही समझाता रहूंगा, जिस जहाँ पे
अलग सा कॉन्सेप्ट आएगा कुछ। जब रूट टू इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहला स्टेप रूट टू को रैशनल मानो, तो हम इसकी कॉन्ट्रडिक्शन मतलब इसका उल्टा मानेंगे। लेट अंडर रूट टू इज रैशनल। अंडर रूट टू क्या है, एक रैशनल है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि अगर रैशनल है तो ये किसी पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है। अब पी और क्यू हमें को प्राइम मान के चले, को प्राइम का मतलब हो रहा है जैसे कि मान लो ये पी और क्यू है। ठीक है। तो जैसे कि हो सकता है 2/4 हो तो कैंसिल करके 1/2 आ जाएगा, तो मैंने मान लिया कैंसिल करके आ रहे हैं 1/2, यानी अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करता हो। ठीक है। तो पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है। अब कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता होगा, को प्राइम मान के चलेंगे। ठीक है। अब क्यों या डिवाइड है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्यों की मल्टीप्लाई रूट टू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है। अब जब रूट आ जाता है तो रूट हटाने के लिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, है ना। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वेयर कर दिया, तो इधर से स्क्वेयर करेंगे क्यू रूट टू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर क्यू पे भी जाएगा और रूट टू पे भी जाएगा, तो स्क्वायर से रूट दो कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारा क्या बनेगा 2 क्यू स्क्वायर। 2 को आगे लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, एक ही बात है। तो क्यू स्क्वायर इंटू 2 लिखो या 2 × क्यू स्क्वायर लिखो, फिर भी जब हम ऐसे लिखते हैं तो कॉन्स्टेंट को आगे लिख लेते हैं। तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखो इस बात से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन समझ सकते हैं। जैसे देखो 2 × 3 करके अगर 6 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं ना 2 6 को डिवाइड करता है, या फिर 3 भी 6 को डिवाइड करता है। ठीक है। तो 2 × क्यू स्क्वायर करके पी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। दिस इज लाइक 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है। और 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर, 2 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है। अभी हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी, अगर कोई प्राइम नंबर किसी के नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि मान लो 2 है, 2 20 को डिवाइड करता है, 2 किसको डिवाइड करता है, 20 को। तो 2 को किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 20 आएगा ना, है ना। जैसे 6 है, 6 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 6 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा ना। तो जैसे 2 है, 2 p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे p आएगा ना, तभी तो हम बोलेंगे 2p को डिवाइड कर रहा है ना। तो अगर डिवाइड कर रहा है तो पक्का कोई नंबर ऐसा होगा जिसे मल्टीप्लाई करने पे p आ जाएगा। मान लो वो नंबर हमने मान लिया m। ठीक है। वेयर m इज एन इंटीजर, जहाँ पे m क्या है, कोई इंटीजर है, जहाँ पे m अपना क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है। अब 2m इज इक्वल टू p है। अब यहां से हम क्या करेंगे, p की वैल्यू देखो, यहाँ से देखो p की जगह क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन, इसको फर्स्ट बोल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम p की जगह क्या लिख सकते हैं, q रूट टू। q रूट टू कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है। और फिर से रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो देखो q इंटू रूट टू का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ देखो 2, ये स्क्वायर जो है 2 पे भी आएगा और m पे भी आएगा, मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर होगा। दूसरी तरफ q का भी स्क्वायर होगा और रूट 2 का भी स्क्वायर होगा, q का भी स्क्वायर होगा और रूट 2 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है। अब 2 का स्क्वायर तो क्या जाएगा 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर लिखा भी मैंने, और रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा 2। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 इंटू एम स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ क्यू स्क्वायर, 2 टू जा 4। ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, 2 इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यानी 2 को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर आ रहा है। देखो फिर से ऐसी ही सिचुएशन नहीं बन गई है,
जैसे यहाँ पे मैंने टू इंटू क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर, है ना। तो टू इंटू एम स्क्वायर इजिकल टू क्यू स्क्वायर आ रहा है, यानी जैसे फिर से वही सिचुएशन है, टू इंटू थ्री, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, तो वो दोनों नंबर उसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखो टू इंटू एम स्क्वायर करके क्यू स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं हम, है ना। यहाँ से ये बोल सकते हैं टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। और फिर से वही थ्योरम, अगर टू कोई प्राइम नंबर ए किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो टू एक प्राइम नंबर है और ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज टू डिवाइड्स क्यू आल्सो। अब यहां से देखो, इसको देखो और इसको देखो, वही स्टेटमेंट ए है, ये स्टेटमेंट बी है। स्टेटमेंट ए में क्या है, टू डिवाइड्स पी, यहाँ पे क्या है, टू डिवाइड्स क्यू। और हमने यहाँ पे शुरू में क्या बना था, पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब इन दोनों का एचसीएफ 1 है, यानी इनको 1 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं करता है, इनका कोई कॉमन डिवाइजर है ही नहीं। और यहाँ से क्या गया, टू पी को भी डिवाइड कर रहा है, टू क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब ये तो भाई फिर क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, एक बार इसको साफ करते हैं। तो देखो, यानी हम ये बोल सकते हैं टू पी को भी डिवाइड कर रहा है, टू क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि टू इज द कॉमन फैक्टर, टू इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। टू जो है वो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने शुरू में एक अजम्पशन क्या करा था, पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम, यानी उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो ये तो क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू the fact that P and Q are co-prime ना, क्योंकि हमने क्या बोला था कि P और Q को-प्राइम है। अगर को-प्राइम होते तो उनका कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं, यहाँ पे टू कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब ये तो क्या आ गया, इनके लिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसको उसका उल्टा आ जाए, ठीक है, वो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अभी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था, हमने रूट टू को कैसा मान लिया था, हमने रैशनल मान लिया था, है ना। ये दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, ये क्यों अराइज हुई ये कॉन्ट्राडिक्शन, ड्यू टू ओवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, ये रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट टू इज रैशनल, हमने क्या माना था, रूट टू को रैशनल, जो कि क्या था, रॉन्ग अजम्पशन, इसी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आई। हेंस वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, वी कंक्लूड दैट रूट टू इज इररेशनल, क्योंकि अगर रैशनल होगी तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, इसलिए अंडर रूट टू क्या है, रैशनल ना होके इररेशनल। एग्जांपल नंबर 5 है, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इररेशनल। इसको भी सेम वैसे प्रूव करना है। पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लेट करेंगे इसका उल्टा, यानी कि अंडर रूट 3 को इररेशनल प्रूव करना, तो लेट अस अज्यूम दैट, हम इसका उल्टा मानेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल। हमने रूट 3 को रैशनल अज्यूम कर लिया, ठीक है। रूट कहाँ से शुरू करना, हमने रूट 3 को रैशनल मान के शुरू करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये रैशनल है तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी रूट 3 वो रैशनल नंबर क्या होता है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी एंड क्यू आर को प्राइम। वो प्राइम का मतलब क्या है कि पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब ये क्यू डिवाइड है, इस तरफ जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, क्यू रूट 3, क्यू रूट 3 इज इक्वल टू पी। फिर क्या करेंगे हम, देखो रूट है तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, तभी रूट हटेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो क्यू रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर क्यू पे भी आएगा, रूट 3 पे भी जाएगा, क्यू स्क्वायर और इनटू रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्यू स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से वही चीज है,
देखो जैसे कि क्या बताया था, अगर मैं 4 into 3 करता हूँ और 4 into 3 करके 12 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 4 भी 12 को डिवाइड करेगा और 3 भी इसको क्या करेगा, डिवाइड। यानी कोई नंबर है जो उसके फैक्टर होते हैं वो उसको डिवाइड करते ही हैं। तो यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर इंटू 3 करके पी स्क्वायर आ रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, है ना। दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी थी उसमें मैंने क्या पढ़ा था कि अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3, सॉरी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नहीं थी, थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर कोई प्राइम नंबर कोई प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर है ना, वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 3 एक प्राइम नंबर है जो कि पी स्क्वायर को डिवाइड करा तो पी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो। और अब अगर 3p को डिवाइड कर रहा है, जैसे ये 4 है, 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने में 12 आएगा। तो वैसे 3p को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 3 को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करने पे p आएगा। अब वो नंबर हमने मान लिया m, ठीक है, वेयर m इज एन इंटीजर, जहाँ पे क्या है, m कोई इंटीजर है, वेयर m इज एन इंटीजर, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, p की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ये तो इक्वेशन 1 बोलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, p की जगह q√3। तो यहाँ से 3 into m इज इक्वल टू p की जगह क्या लिखते हैं हमने, q√3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि रूट है, रूट हटाना है तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। एक बार इसको देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 into m स्क्वायर इज इक्वल टू q√3 स्क्वायर, ठीक है। अभी स्क्वायर 3 पे आएगा तो 9 हो जाएगा, और m पे आएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये स्क्वायर q पे आएगा तो q स्क्वायर हो जाएगा, और √3 पे जब स्क्वायर आएगा, वो √3 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब जो ये 3 यहाँ डिवाइड है, सॉरी मल्टीप्लाई इस तरफ भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा ना। अब 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे 3 3 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 इंटू हमारे पास क्या बचा, 3 इंटू एम स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर। देखो फिर से वही सिचुएशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वेयर आ रहा है, तो हम यहाँ से बोल नहीं सकते कि 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर। और अगर 3 क्यू स्क्वेयर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या प्रूफ किया, 3 डिवाइड्स पी, यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया, 3 डिवाइड्स क्यू। अब ये देखो हमने तो पी और क्यू को कैसा माना था, कोप्राइम, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इनमें ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो दोनों को डिवाइड करता हूँ। लेकिन जब हम इसको प्रूफ को आगे बढ़ाया तो पता चला 3 भी पी को डिवाइड करेगा और 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा। ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है ना। तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग था, हमने √3 को कैसा मान लिया था, रैशनल, इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है, ठीक है। अब इसको वर्ड्स में लिख देते हैं। तो देखो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड करा कि दिस इंप्लाइज 3 इज a common factor, 3 is a common factor to p and q। ये जो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर हुआ, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन है ये, इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन है ये कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी क्यू को तो कैसा माना था, को प्राइम, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। अभी कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू ओवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से
ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। हेंस वी कंक्लूड दैट, हम बोल सकते हैं कि assumption गलत था, तो इसका मतलब सही क्या होगा? हेंस वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इररेशनल। मतलब हमने कैसा मान लिया था? रैशनल माना था ना, और रैशनल माना था तो कॉन्ट्राडिक्शन आया था, ठीक है, इसलिए हमारा जंक्शन गलत था, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो सही बात क्या होनी चाहिए थी कि रूट 3 क्या है? इररेशनल, हेंस प्रूव्ड। देखो 9th क्लास में हमने दो चीजें पढ़ी थी कि अगर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम ले या डिफरेंस ले तो वो हमें इरेशनल मिलेगा, है ना। यानी रैशनल और एक इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा, है ना। डिवाइड के केस में नंबर तो कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे एक रैशनल नंबर लिया और एक इरेशनल नंबर लिया, 2 रैशनल है और रूट 3 इरेशनल है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये पूरा नंबर क्या मिलेगा? हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे 2 है और भाई माइनस रूट 2 है, ठीक है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, इनका डिफरेंस क्या होगा? इरेशनल होगा। ऐसे ही 2 को जैसे कोई और भी नंबर ले सकते हैं, 5 है, 5 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 रूट 3, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी? इरेशनल होगी, ठीक है। ऐसे ही 5 है, मान लो ये रूट 5 है और 2 है, इरेशनल और रैशनल का कोशेंट भी क्या होगा? इरेशनल, तो ये भी नंबर क्या है? इरेशनल। अब इनको कुछ एग्जांपल की हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि कैसे ये रैशनल और इरेशनल का सम, डिफरेंस और कोशेंट इरेशनल होते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो प्रूफ लिखते हैं इसका, वैसे ही शुरू करेंगे जैसे पहले वालों को इरेशनल प्रूफ करा था। तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट अस अज्यूम दैट, इसको रैशनल मानेंगे सबसे पहले। लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रैशनल। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सके, है ना। दिस इंप्लाइज 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू p बाई q। किसी p और q के लिए ऐसा होगा कि इसको p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर सम इंटीजर, और q क्या कैसा होता है? नॉन जीरो, ठीक है। अब ये q यहाँ, या फिर ये समझो कि ये माइनस रूट 3 है ना, इसको तो उस तरफ भेज रहा हूं मैं, और p बाई q को यहाँ पे लेके आ रहा हूं। ये यहाँ पे प्लस में है, फ्रैक्शन इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस रूट 3 है, इस तरफ जाके प्लस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 5 की देखो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? q की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5q, 1 की p से करोगे तो p, और नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, इज इक्वल टू रूट 3। अब देखो p और q इंटीजर्स थे, मैं किसी इंटीजर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें से कोई दूसरा इंटीजर माइनस करूंगा तो इंटीजर ही मिलेगा, और q भी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब रूट 3 को हमने दो इंटीजर के डिवाइड में लिख दिया ना, कोशेंट में लिख दिया ना। इसका मतलब यहां से क्या बोल सकते हैं हम? रूट 3 कैसा हो गया? रूट 3 को भाई अगर हमने p बाई q की फॉर्म में लिख दिया है, इसका मतलब रूट 3 कैसा हो गया? रैशनल। जो कि क्या होता है? क्या रूट 3 रैशनल होता है? रूट 3 तो कैसा होता है? इरेशनल होता है ना। Which is a contradiction. Which is a contradiction since root 3 is rational, irrational. रूट 3 कैसा होता है? इरेशनल। और यहां से कैसा पता चल रहा है? रैशनल। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने शुरू में ही इसको कैसा मान लिया था? रैशनल। इस गलत अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, this contradiction arises due to our wrong assumption. Due to wrong assumption that 5 minus root 3 is rational. Hence we conclude that
hence we conclude that 5 minus root 3 is irrational. कैसा होगा? irrational होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर रैशनल मान के चलते हैं तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसलिए क्या हो जाएगा? irrational, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 7 में हमें प्रूफ करना है कि 3√2 क्या है? irrational। देखो ये वैसे ही तो है ना, एक रैशनल नंबर है और एक irrational नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? irrational। अभी प्रूफ करके दिखाना है कैसे ये irrational, ठीक है। तो प्रूफ शुरू करते हैं। वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलना है, उल्टा मान के चलना है। लेट अस अज्यूम दैट 3√2 इज रैशनल। 3√2 को हमने कैसा मान लिया? रैशनल मान लिया। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन से अगर रैशनल है तो p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। दिस इंप्लाइज 3√2 इक्वल टू p by q। जरूरी नहीं p by q लिखा हर बार, a by b c by d कुछ भी लिख सकते हो। तो 3/√2 को हमने p by q लिख दिया, वेयर p and q आर इंटीजर्स। सब इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं ना। और q कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा? p by 3 यहाँ पे डिवाइड में आएगा ना, तो 3q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो √2 को भी क्या फ्रैक्शन वाली फॉर्म में नहीं लिख दिया हमने, है ना। देखो p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, और इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटीजर ही रहेगा ना, यानी ये रैशनल नंबर नहीं है क्या? एक है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, नीचे नॉन जीरो होना चाहिए, दोनों इंटीजर है ना। इसका मतलब क्या होगा? √2 को हमने एक p by q की फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब √2 क्या होगा? रैशनल। दिस इंप्लाइज √2 इज रैशनल। और √2 रैशनल होता है क्या? नहीं होता है ना। तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज √2 इज irrational। यानी कि देखो √2 अगर p by q की फॉर्म में लिखा है तो √2 कैसा हो जाएगा? रैशनल, है ना। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि √2 रैशनल नहीं होता, √2 तो कैसा होता है? इरैशनल होता है ना। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? क्योंकि हमारा अजम्पशन शुरू में ही गलत था, है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू ओवर रॉन्ग अजम्पशन। हमारे गलत अजम्पशन की वजह से ऐसा हुआ, ड्यू टू ओवर रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ऐसा हुआ है दैट 3√2 इज रैशनल, है ना। हमने क्या मान लिया था? 3√2 को रैशनल, ये हमारा गलत अजम्पशन था। हेंस वी कंक्लूड दैट, यहाँ लिख देता हूँ, हेंस वी conclude that 3√2 is irrational, है ना। क्योंकि रैशनल लोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, इसका मतलब √2 क्या होगा? सॉरी 3√2 क्या होगा? irrational, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज irrational। ऐसे कर चुके हैं हम एग्जांपल में 2 क्वेश्चन, देखो वैसे ही करना है इसको, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको रैशनल अज्यूम करेंगे, है ना। तो लेट अस अज्यूम दैट √5 is rational। √5 को हमने कैसा अज्यूम करा है? रैशनल। अगर रैशनल है तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? √5 है तो मतलब रैशनल है तो p by q की फॉर्म में लिखा जाएगा। और p और q क्या होंगे? where p and q are integers, इंटीजर्स हैं, और q कैसा है? नॉन जीरो। साथ के साथ p और q को प्राइम मानने हमें यहाँ पे। को प्राइम का मतलब क्या होगा? कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे मान लो 2/4 है तो 2 और 4 तो को प्राइम नहीं है ना, इनको सिंपलीफाई कर लो 1/2। तो 1/2 क्या है? 1 और 2 क्या है? को प्राइम। अब कोई नंबर इनको डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो p और q हमने कैसे मानी है? को प्राइम। p and q आर को प्राइम, ये अज्यूम कर लिया हमने। p और q क्या है? को प्राइम है, ठीक है। अब q यहाँ डिवाइड, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो q यहाँ डिवाइड है ना, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? q into √5 is equal to p, ठीक है। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो देखो q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। तो into 5 चाहे आगे लिखो या पीछे की बात है, तो मैंने आगे लिख दिया। इज इक्वल टू
इधर भी स्क्वायर होगा, p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स p आल्सो, ठीक है। अब देखो 5p को डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा ना 5 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करे तो p आ जाए, है ना। वो इंटीजर हमने क्या मान लिया, m क्या है, कोई इंटीजर है, वेयर m इज एन इंटीजर, ठीक है ना। देखो ये कैसे हुआ, जैसे देखो 12 को डिवाइड करता तो 2 के साथ कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा ना जिससे मल्टीप्लाई करने में 12 आ जाए। तो सेम चीज यहाँ पे है कि 5 जो है p को डिवाइड कर रहा तो कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा ना जिसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करे तो p आ जाए, ठीक है। अब देखो जो ये फर्स्ट इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 से p की जगह p की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, q√5। तो फ्रॉम फर्स्ट 5 इंटू m इज इक्वल टू p की जगह क्या लिख दिया हमने, q√5 और फिर q इंटू √5। कहाँ से लिखा है हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर और यहाँ पे q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 को आगे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, है ना। क्योंकि देखो 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो सेम बात है। अब देखो यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड होगा और 25 को जब इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। अब देखो 5 इंटू m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। और अगर 5q स्क्वायर को डिवाइड करा तो 5p को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स q। अब इन दोनों लाइनों से देखो 5p को भी डिवाइड कर रहा है 5q को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं 5 इज ए कॉमन फैक्टर टू p एंड q। 5 जो है p और q का कॉमन फैक्टर हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला था, p और q कैसे हैं, कोप्राइम का मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, which is a contradiction to the fact, किस बात की कॉन्ट्राडिक्शन है ये कि p और q कैसे हैं, कोप्राइम, to the fact that p and q are कोप्राइम, ठीक है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आया हमारे गलत अजम्पशन की वजह से, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे गलत अजम्पशन की वजह से आया था यानी हमारा अजम्पशन गलत था, है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption that, क्या assume कर लिया था हमने, that √5 is rational, hence we conclude that √5 is irrational, hence proved। सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल। इसको हमें इररेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, जैसे हमने सारे प्रूफ करे वैसे इसको भी उल्टा मानेंगे। 3 + √2 को क्या मानेंगे, रैशनल। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। अब ये रैशनल है तो फिर से वही बात p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर p एंड q नॉन जीरो, जहां पे p और q क्या होंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो, ठीक है। अब देखो ये +3 है, उस तरफ जाके -3 हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा 2 √5 = p/q - 3
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से सबट्रैक्ट देखो, 1 की p से मल्टीप्लाई करेंगे p, बीच में माइनस, q की 3 से करेंगे तो 3q, और नीचे q की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q आ जाएगा। देखो ऐसे करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, और नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, है ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि 2√5 इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन q, ठीक है। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल हमारा √5 p माइनस 3q, और 2 यहाँ पे नीचे आएगा इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो √5 है उसको हमने न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी p बाय q की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो p भी एक इंटीजर था, q भी एक इंटीजर था, किसी इंटीजर में से उसका 3 टाइम्स दूसरे इंटीजर का 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा, और ये भी कोई q एक इंटीजर था उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर ही रहेगा, यानी ये क्या है, एक फ्रैक्शन है ना। इसका मतलब √5 को हमने p बाय q की फॉर्म में लिख दिया है, इसका मतलब √5 कैसा हो गया, रैशनल। दिस इंप्लाइज √5 इज रैशनल, लेकिन √5 तो रैशनल होता ही नहीं, हमने पिछले क्वेश्चन में √5 को इरेशनल प्रूफ करा है ना, व्हिच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। ये दिस इंप्लाइज का साइन होता है, यानी इससे हमें क्या मिल रहा है कि √5 रैशनल है, लेकिन ये तो क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन, बट व्हिच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। किस बात के लिए कॉन्ट्रडिक्शन है, इस फैक्ट के लिए कॉन्ट्रडिक्शन है कि √5 इज, this is a contradiction to the fact that √5 is irrational, है ना, √5 कैसा होता है, irrational होता है ना। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, ये कॉन्ट्रडिक्शन आया हमारे गलत अजम्पशन की वजह से, वही लाइन है जो हमने पिछली बार लिखी थी, है ना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस due to over wrong assumption, हमारे गलत assumption की वजह से, due to over wrong assumption that, क्या गलत assumption करा था हमने, 3 + 2√5 is rational, ये गलत assumption करा था हमने, is rational, इसको हमने rational माना, इसलिए हमारा contradiction आया, hence we conclude that 3 + 2√5 is irrational, hence proved। देखो अब थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, उनको हमें सबको इरेशनल प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है 1/√2, इसको इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ शुरू कैसे करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे, इसको इरेशनल मानेंगे। लेट अस अज्यूम दैट, let us assume that 1/√2 is rational। √2 को कैसा मान लिया हमने, रैशनल। फिर से ये चीज अगर रैशनल है तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, p by q की फॉर्म में, है ना। दिस इंप्लाइज 1/√2 कैन बी रिटन एज p by q, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स, p and q इंटीजर्स, और q क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, q की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q आएगा, और √2 की p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p × √2 हो जाएगा। अब ये p यहाँ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो q/p = √2। अब यहाँ से देखो, जब p और q इंटीजर हैं तो q/p, q भी इंटीजर, p भी इंटीजर, यानी ये देखो जब ये एक रैशनल नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल भी तो एक रैशनल नंबर ही रहेगा ना। इसका मतलब √2 क्या हो गया, p/q की फॉर्म में लिख दिया, मतलब √2 क्या होगा, रैशनल। दिस इंप्लाइज √2 is rational, लेकिन √2 तो रैशनल होता नहीं है, √2 तो इरेशनल होता है। लिखेंगे which is a contradiction, which is a contradiction। किस बात के contradiction है ये, which is a contradiction to the fact that √2 is irrational। √2 तो कैसा होता है, irrational होता है। अब ये contradiction क्यों आई, क्योंकि हमारा assumption क्या था, गलत है ना। तो लिख देंगे this contradiction arises due to our wrong assumption
कौन से गलत assumption की वजह से आई? To the wrong assumption that हमने क्या गलत assumption करा था कि 1/√2 क्या है? Rational. That 1/√2 is rational. Hence we conclude that. Hence we can conclude that 1/√2 is irrational. Hence true. ठीक है? देखो सेकंड पार्ट है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो वैसे ही प्रूफ शुरू करेंगे इसका। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। इसको हमने कैसा अज्यूम कर लिया? रैशनल। और अब ये रैशनल है तो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होंगे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉन जीरो। ठीक है, अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, पी अपॉन 7q। अब यहाँ पे देखो पी और क्यू इंटीजर थे, पी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, इंटीजर को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटीजर ही रहेगा। इसका मतलब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इसका मतलब √5 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया गया। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? √5 इज रैशनल। लेकिन √5 तो इरेशनल होता है ना, तो √5 इज रैशनल व्हिच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, which is a contradiction, which is a contradiction to the fact that √5 is irrational। ये contradiction क्यों है? हमारे गलत assumption की वजह से। This contradiction arises due to our wrong assumption, that that 7√5 is rational। मैं क्या मान लिया था? 7√5 को rational मान लिया था। Hence we conclude that √7/5 is irrational। थर्ड पार्ट है 6 + √2, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो वैसे प्रूफ शुरू करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज इरेशनल। इरेशनल तो प्रूफ करना है ना, तो उसको अज्यूम करेंगे रैशनल। अब रैशनल है तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, वेयर पी एंड हम बताएंगे पी और क्यू क्या है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू क्या है? क्यू 0 होना चाहिए, क्यू का है नॉन जीरो। ठीक है, अभी +6 है, उस तरफ जाके -6 हो जाएगा। ठीक है, 6 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। p की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे p आएगा, 6 की q से करेंगे 6q आएगा, और नीचे वालों की मल्टीप्लाई q की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे q ही आएगा। अब देखो यहाँ पे ये दो इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, 6 को q से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है। इसका मतलब मैंने √2 को p बाई q की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? √2 इज रैशनल, क्योंकि p बाई q में आया तो कैसा होगा? रैशनल। इसका मतलब क्या होगा भाई? √2 इज इरेशनल व्हिच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, है ना? क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है? क्योंकि √2 तो क्या होता है? इरेशनल होता है। हेंस दिस कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया भाई? ये कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। किस गलत अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आया? कि हमने गलत अजम्पशन करा था, 6 + √2 को रैशनल मान लिया था। हेंस ये रैशनल होगा, कैसा होगा? इरेशनल। हेंस वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है।